Hello everyone. Now let's move ahead and see various pollinating agencies or the pollinators that help in pollination. हमने अब तक देखा है कि पॉलिनेशन क्या होता है, उसके दो टाइप्स, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन, और उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. अब देखते हैं कि पॉलिनेशन एक्चुअली होता कैसे है, अलग अलग प्लांट्स में कैसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग एजेंट्स यहाँ पर हमें मदद करेंगे पॉलिनेशन के लिए. तो पहली चीज तो ये बात आपको एक याद रखनी है, व्हाई देयर इज नीड ऑफ पॉलिनेशन, बिकॉज द मेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल एंड टू कैरी दैट मेल गैमेट्स, नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स, इनको कैरी करने के लिए हमें पॉलिनेशन की जरूरत है. The male gametes are non-motile and to carry them up to female gametes we need the process of pollination. But in all plants male gametes are non-motile, but there is one exception, that is a gymnosperm, ginkgo biloba. It is a living fossil. You have studied it in plant kingdom chapter. तो ये जिंको बायलोबा ऐसा एक प्लांट है, इसमें मेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं. मेल गैमेट्स आर मोटाइल मेल गैमेट्स. एक एक्सेप्शन बोलकर याद रखना है. तो इसमें पॉलिनेशन के लिए हमें किसी एजेंट की जरूरत नहीं रहेगी. ठीक है. सो मेल गैमेट्स आर मोटाइल इन विच प्लांट? इन जिंको बायलोबा. इट इज अ जिम्नोस्पर्म, नॉट एंजियोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म, साइकस, स्पाइनस, और ये जिंको बायलोबा. ओके. चाइना में मिलता 3 पत्ती वाला फैन शेप्ड इसके लीव्स. हमने एनसीईआरटी में देखे थे 3rd चैप्टर प्लांट किंगडम में 11th में. इसकी डायग्राम दी हुई है वहां पर. Okay, ginkgo biloba. Otherwise, all angiosperms they have non-motile male gametes, and therefore we need pollination and the various pollinators for transporting these non-motile male gametes up to the female gamete. Okay. अब इसमें फिर दो प्रकार के एजेंट्स होते हैं हमको मदद करने के लिए. There are two types of agents: abiotic factors or abiotic agents that help in pollination, and the biotic agents. दो प्रकार के एजेंट्स, उनके अबायोटिक एजेंट्स एंड बायोटिक एजेंट्स. अबायोटिक में दो ही है, एयर एंड वाटर. एयर एंड वाटर. देयर आर ओनली 2 एजेंट्स दैट हेल्प इन पॉलिनेशन, एयर और वाटर. बायोटिक में कई सारे हो सकते हैं, जिसमें सबसे कॉमन है इंसेक्ट्स, बर्ड्स. यस, बर्ड्स आल्सो डू पॉलिनेशन, दे डू हेल्प इन पॉलिनेशन. Okay, then there are other agents like your bats, snails, your ants, wasps, etc. Snakes and animals. Large animals like your rodents. Large animals like rodents, arboreal animals, monkeys, they also do help in pollination. तो ये कुछ बायोटिक है. अब इनको बायोटिक और बायोटिक क्यों बोले वाला है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है इसमें. These are non-living things, these are living organisms, so hence they are biotic. Bios living, they are non-living. Abiotic, means absent, living life नहीं है. So normally they are non-living entities that help in pollination, and the living entities that help in pollination are biotic agents. Okay. अगर एयर पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है, इफ द पॉलिनेशन इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ एयर, इट इज कॉल्ड एनिमोफिली. इट इज कॉल्ड एनिमोफिली. फिली मीन्स पॉलिनेशन हियर एंड एनिमो मीन्स एयर. पॉलिनेशन बाय मीन्स ऑफ एयर. देखो डेफिनेशन कितनी सिंपल है. पॉलिनेशन बाय मीन्स ऑफ डैश डैश इज नोन एज डैश डैश. एक कॉमन डेफिनेशन. पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ, पॉलिनेशन बाय मीन्स ऑफ air is known as anemophily. Pollination by means of water is known as hydrophily. Pollination by means of water is known as hydrophily. Pollination by means of insects is known as entomophily. Entomos मतलब insects. Study of insects, entomology. Water को hydro ये तो समझ गया होगा, ठीक है. Anemophily मतलब air से pollination, hydrophily water से pollination, entomophily इंसेक्ट से पॉलिनेशन. वैसे ही बर्ड से पॉलिनेशन ऑर्निथोफिली. ऑर्निथोफिली. देन बैट से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चिरोप्टेरोफिली. देखो नाम काफी इंटरेस्टिंग है, चिरोप्टेरोफिली. चिरोप्टेरस
बैट का नाम है। तो चिरोप्टेरोस, टेरॉन मतलब फेदर या फिर विंग्स, ओके। तो उसकी उड़ने वाला अकेला मैमल है बैट। यस, बैट डू ऑल्सो हेल्प इन पॉलिनेशन। रात में जो नॉक्टर्नल फ्लावर्स रहते हैं, रात में जो खुलते फ्लावर्स, ऐसे कुछ फ्लावर्स को वो पॉलिनेट करता है, हम उसके बारे में बाद में देखेंगे। लेकिन जब बैट हेल्प करेगा पॉलिनेशन में, एट दैट टाइम इट इज कॉल्ड चिरोप्टेरोफिली। Pollination with the help of bats is known as chiropterophily. Okay, then snails, ants, snakes and animals. Snails का रहेगा मेलाकोफिली, ants का मिर्मिकोफिली, मिर्मिकोफिली। स्नेक्स का रहेगा ओफिडोफिली, OOPHIDO फिली। देन एनिमल्स का रहेगा जूफिली। देखो अलग अलग नाम रखे हैं पॉलिनेशन के। पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ डैश डैश इज नोन एज डैश डैश, इतना याद रखने का। एनिमल्स के लिए जू वर्ड डाल देने का, इट इज कॉल्ड जूफिली। एंड्स मिर्मिको और स्नेल्स मैलाको, ये दोनों कंफ्यूज करते चला, तो थोड़ा सा अच्छे से देख लो। मैलाकोलॉजी स्टडी ऑफ स्नेल्स, मिर्मिकोलॉजी स्टडी ऑफ, लॉजी लगा दी तो स्टडी, स्नेल एंड्स की स्टडी। उफियोस वर्ड जो है इट रिप्रेजेंट स्नेक्स, ओके। सब ग्रीक लैटिन वर्ड्स है तो उनके ऊपर से ये अलग अलग नाम पड़ा है। सो दीज आर वेरियस पॉलिनेशंस। तो हम अब इनमें से कुछ को डिटेल में देखेंगे, जैसे कि हमको सिलेबस में ये 2 है, इनको डिटेल में देखना है। प्लस 1 2 3, दिस 3 वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल। तो अपने को 5 जो है, दिस 3 एंड दिस 2, ये 5 पॉलिनेशंस हमको डिटेल में देखना। तो लेट्स स्टार्ट विद दी, पहले तो नाम अच्छे से याद कर लो। एग्जांपल्स नहीं दिया अभी, क्योंकि एग्जांपल्स हमको डिटेल में आएंगे तब हम देख ही लेंगे, ओके। अभी बस क्या है, 2 प्रकार के बायोटिक एजेंट्स ये देखो। अब इसमें जनरली जो बायोटिक एजेंट्स है ज्यादातर ये ही हमको हेल्प करेंगे, ओके। मोस्ट ऑफ दी ऑलमोस्ट 80% जो प्लांट्स है वो एनिमल से या इंसेक्ट से, बर्ड से, इनसे ही पॉलिनेट हो जाते। कुछ 20% एंजियोस्पर्म्स हैं जो विंड से या वाटर से पॉलिनेट होते हैं, ओके। सो मेजॉरिटी ऑफ पॉलिनेशन इज डन बाय बायोटिक एजेंट्स एंड सम पॉलिनेशन इज आल्सो डन बाय अबायोटिक एजेंट्स। उसमें वाटर तो बहुत कम, जो एक्वाटिक एंजियोस्पर्म्स है, ऐसे बहुत रेयर ऑर्गेनिक एंजियोस्पर्म्स में ही वाटर से पॉलिनेशन हो। अदरवाइज मेजर जो फैक्टर है दैट विल हेल्प इन पॉलिनेशन आर योर बायोटिक एजेंट्स और बायोटिक फैक्टर्स। नाउ लेट्स सी व्हाट इज एनिमोफिली। एनिमोफिली इट रेफर्स टू द पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ एयर। तो कैसे हवा से पॉलिनेशन होगा और पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। लेट्स सी दैट मैकेनिज्म। अब यहाँ पे हमें हवा से पॉलिनेशन करवाना है, तो प्लांट को खुद में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे ताकि हवा से पोलन ग्रेन्स इजीली स्टिग्मा तक लेकर जाए जा सके। एक बात ध्यान रखो, पॉलिनेशन करने के लिए हमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की, अलग अलग एजेंट्स की मदद लेने की। तो ऐसे टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो एजेंट है और जो प्लांट है उन दोनों को एक दूसरे के हिसाब से थोड़ा सा खुद को बदलना पड़ेगा, करेक्ट। अब एयर तो बदल नहीं सकती, वाटर बदल नहीं सकता, तो ऐसे टाइम पे प्लांट ही खुद में कुछ चेंजेस कर लेंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, द चेंजेस मेड इन बॉडी आर कॉल्ड एडेप्टेशंस। तो प्लांट खुद में कुछ बदलाव कर लेगा। इंसेक्ट्स के लिए भी कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। प्लांट्स इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ चीजें करेंगे, बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ चीजें कुछ प्लांट्स तैयार करते, खुद में कुछ बदलाव कर लेते। तो हमें क्या करना है, पॉलिनेशन देखने के लिए वही चेंजेस जो रहते प्लांट्स में, कि वो बर्ड्स को बुलाने के लिए, इंसेक्ट्स को बुलाने के लिए खुद में क्या चेंजेस करते, उन्हीं चेंजेस को हम एडेप्टेशंस फॉर दैट एजेंट बोल के हम उसको स्टडी करना है। जैसे कि फॉर एयर, अब हवा को बुलाएंगे नहीं प्लांट, लेकिन जो हवा चलने वाली है, एयर करंट जो वहां से फ्लो होने वाले हैं, तो उनके ही थ्रू कैसे पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो सके, तो उसके लिए प्लांट ने खुद में कुछ बदलाव किए। जैसे कि हम सबसे कॉमन एग्जांपल देख सकते हैं एनिमोफिली का, इट इज योर मेज प्लांट, ग्रासेस, ओके, सीरियल्स। तो ये प्लांट्स में क्या होता, इनमें एयर पॉलिनेशन, एयर की मदद से पॉलिनेशन, दैट इज एनिमोफिलस प्लांट होते हैं ये, और एयर की मदद से पॉलिनेशन होता है। अब इनको हवा की मदद से पॉलिनेशन करना है, तो पहले थोड़ा सा कल हमने स्ट्रक्चर देखा था ऑलरेडी ये, कि मेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड एट अपर पार्ट, फीमेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड एट लोअर पार्ट, ओके। मेल फ्लावर और मेल इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज स्टेसेल एंड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज ईयर। ये याद रखो।
कि मेल इन्फ्लोरेसेंस इज टैसल एंड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस इज ईयर. टैसल्स आर, it is nothing but the group of staminate flowers, only stamens, that is anthers are present here, gynoecium is absent, and here ear is a single cone like structure, वो जो भुट्टा रहता अपना मेज का, ओके, तो उसके अंदर जो भुट्टे में दाने रहते भरे वाले, तो दाने के पहले वहां पे ओवरीज रहते, ईच ओवरी कंसिस्ट ऑफ सिंगल ओव्यूल एंड अ लॉन्ग स्टाइल एंड स्टिग्मा. कल हमने उसका स्ट्रक्चर देखा था, सिल्क जिसको बोले थे हमने, वो जो मूछे बनाते बच्चे वो, so that silk is here, that represent the part of ear. So that long silks are actually the stigmas and styles which wave in air and they try to capture the pollen grains. हवा में लहराते रहते देखो कि ऊपर से पोलन ग्रेन्स नीचे गिरेंगे, वो स्टिग्मा और स्टाइल जो सिल्की एकदम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, that will capture the pollen grains. So tassel is the male part and ear is the female part. एक बात ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ. एनसीईआरटी में पेज नंबर 29 निकालो, पेज नंबर 29, अपर पैसेज, फर्स्ट पैसेज, वहां पे ये विंड पॉलिनेशन का पूरा जो मैं बोल रहा हूँ वो पैसेज दिया है, ठीक है, उसको देखो. 12th लाइन में देखो, वहां पर लिखा हुआ है, अ वेरी फैमिलियर एग्जाम्पल इज द कॉर्न कॉब, a very familiar example is the corn cob in which tassels represents the stigmas and styles. Tassels represent the stigmas and styles waving in air currents to capture the pollen grains. Tassels लिखा रहा है वहां पे, जबकि tassel male part है, tassels are not the female part. Silk, long silk is the male female part which wave in the air and capture the pollen grains. अब ये गलत लिखा वाला एनसीईआरटी में, टैसल शब्द फीमेल पार्ट का नहीं रहता, टैसल मेल पार्ट को बोलते. ईयर शब्द फीमेल पार्ट के लिए, उसमें के लॉन्ग सिल्क रिप्रेजेंट दी स्टिग्मास एंड स्टाइल्स, ऐसा होना चाहिए था. सिंस देयर इज नो करेक्शन मेड, आपको वो बात मानकर ही चलनी है जो एनसीईआरटी में दी हुई है. टैसल्स को ही आपको इस तरीके से मानना है जब तक करेक्शन नहीं आता. इफ करेक्शन इज डन, अगर कोई करेक्शन का कोई पीडीएफ आता है तो मैं आपको क्लास में इन्फॉर्म कर दूं. ओके, सो टैसल्स आर दी, ऐसा मानना है आपको वहां पर जो दिया हुआ, बट व्हाट इज द एक्चुअल रियलिटी इज दैट लॉन्ग सिल्क ऑफ ईयर आर द स्टिग्मास एंड स्टाइल्स दैट वेव इन एयर टू कैप्चर द पोलन ग्रेन्स. टैसल्स आर द मेल पार्ट. ये मैंने फॉरवर्ड भी किया हुआ है एनसीईआरटी को, अब वो जाने दो, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ आपको उसी को ही फाइनल मानकर चलना है. ओके, सो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर रहता है मेज प्लांट. अब इसको हवा से पॉलिनेट करना है, तो हवा से पॉलिनेट करने के लिए हवा को बुलाएगा क्या, फोन करके हवा को अट्रैक्ट करना पड़ेगा. हवा चलते रहती तो ऑटोमेटिकली पोलन ग्रेन्स उड़ के जा सकते. ऐसे टाइम पे फूल को खुद में कुछ फ्लावर्स में उसको कुछ बदलाव करना पड़ेंगे क्या, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं. जो फ्लावर्स रहेंगे दे विल बी वेरी स्मॉल इन साइज, कलरफुल नहीं रहेंगे, मतलब अट्रैक्टिव नहीं रहेंगे, इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब नॉट सो अट्रैक्टिव. प्लस दे आर प्रोड्यूस्ड इन इन्फ्लोरेसेंस, लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड एट सेम प्लेस. एक ही जगह पे कई सारे फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि हवा के साथ उड़ के आए पोलन ग्रेन्स, तो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स एक साथ आ गए, तो बहुत सारे फ्लावर्स एक जगह रहेंगे, तो ऑब्वियसली पॉलिनेशन की चांसेस बढ़ जाएंगे. सो फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर इन इन्फ्लोरेसेंस. इन्फ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स. ओके, on axis, plant axis is known as inflorescence. Then they are not so colored, they are generally dull colored, white, grey, light, एकदम थोड़ा सा blackish color, ऐसे light color के, क्योंकि एयर को बुलाने का, एयर के कलर देख के आने वाली है, सो कलर के ऊपर खर्चा करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे फिर. सो ऑब्वियसली इट इज डल कलर्ड एंड नेक्टरलेस, नो नीड ऑफ प्रोड्यूसिंग नेक्टर. सेंट, फ्रेग्रेंस, नो सेंट, no fragrance is produced, no additional mechanism for flower for any kind of device is absent. किसी तरीके के कोई ट्रिगरिंग डिवाइस बर्स्टिंग के लिए या फिर कैप्चर करने के लिए पोलन ग्रेन्स को रिलीज करने के लिए कोई स्पेशल डिवाइस वगैरह यहाँ पे नहीं रहेगा. वो हमको एंटोमोफिली में रहेंगे, इंसेक्ट्स पर बर्स्ट करना पड़ेगा, इंसेक्ट बैठने के बाद उसके ऊपर बर्स्ट हो जाना, स्प्रे हो जाना उसके ऊपर पोलन ग्रेन्स, वो वहां पे लगेंगे. यहाँ पे हमको हवा है, हवा के साथ सिंपली क्या होना, एंथर बर्स्ट हुआ, हवा के साथ पोलन ग्रेन्स इजीली उड़कर जाने चाहिए, कुछ ऐसी चीजें करने की. ओके, तो नेक्टरलेस, नेक्टर क्या हवा खाएंगे क्या वो नेक्टर को, सेंट की जरूरत नहीं, हवा सेंट देख के थोड़ी आती, सो सेंट फ्रेग्रेंस की भी जरूरत नहीं, नो नीड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नेक्टर. तो फ्लावर्स में नेक्टर नहीं रहता. इधर देख लो, इनमें कुछ भी नहीं रहता. वैसे मेज प्लांट, ज्वार, बाजरा, जनरली जितने भी गेहूं, चावल हम जो खेत में लगाते क्रॉप्स, सीरियल्स, वो सारे इसी तरीके से पॉलिनेट होते, एयर पॉलिनेटेड रहते. ओके, नेक्टरलेस, नो सेंट. पोलन ग्रेन्स भी कैसे रहेंगे, पोलन ग्रेन्स को इजीली कैरी हो सके पोलन ग्रेन्स हवा के साथ, सो देयरफॉर दे आर वेरी स्मॉल इन साइज.
dry, and they are obviously light in weight. They are small, dry and light in weight. Plus they are produced in very large amount, क्योंकि हवा के साथ उड़ के जाएंगे तो फिर chances of their distribution, failure of pollination is also there, chances of failure is also there. Plus वो बहुत ज्यादा उड़ के जाएंगे, कहीं पर भी उड़ के जा सकते हैं, तो इसके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में पोलन ग्रेन्स यहाँ पे हमको बनाना पड़े। ये कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हमको याद रखना है, ये एक थोड़ी सी जरूरत यहाँ पे है कि पोलन ग्रेन्स लार्ज नंबर में, लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना पड़े। अब पोलन ग्रेन्स उड़कर गए, उड़ने के बाद स्टिग्मा पर इजीली कैप्चर होने चाहिए वो, तो स्टिग्मा कैसे रहती है? जनरली स्टिग्मा हेयर लाइक, फिदरी रहेंगी, हेयरी रहेंगी, वेरी लॉन्ग और ब्रांच रहेंगी। कई बार तो मल्टीपल ब्रांचेस ऑफ स्टिग्मा रहेंगे, सो ब्रांच स्टिग्मास भी प्रेजेंट रहेंगे। ओके, सो इस तरीके से स्टिग्मा ऐसे मॉडिफाइड रहेंगे, पोलन ग्रेन्स इस तरीके से, स्टिग्मास इस तरीके से। ओके, देन नेक्स्ट वन विल बी, अब मेल और फीमेल फ्लावर्स देखो दोनों किस तरीके से एक्सपोज्ड मतलब खुद को इस तरीके से दिख रहे हैं हमको कि मेल फ्लावर्स आर क्लियरली विजिबल, फीमेल फ्लावर इज आल्सो क्लियरली विजिबल, तो इस तरीके से दे आर एक्सपोज्ड। ओके, प्लस दे आर प्रोड्यूस्ड इन बिटवीन लीव्स, ये लीव्स के बीच में प्रोड्यूस वाले, देखो ये लीव्स है, दीज आर कॉल्ड फोलियार लीव्स, सो सच फ्लावर्स आर कॉल्ड फोलिएज फ्लावर्स, जो पत्तियों के बीच में आते, सो दी बोथ फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड अबव द लीव्स, नियर द लीव्स, सो सच लीव्स आर कॉल्ड flowers are called foliage flower, folios मतलब leaf. Okay, plus anthers are more exerted, if the bisexual flower is there, but this is unisexual flower, ये भी unisexual flower। anthers are exerted शब्द का मतलब क्या है, जरा वो देख लो। exerted anther, ये वाला anthers are exerted and exposed means what, ये flower, अब देखो इसके अंदर स्टिग्मा, ये एंथर है फॉर एग्जांपल, ये उसका कोरोला, ये कैलिक्स, थैलेमस और स्टॉक, पेडिस। अब देखो ये एंथर है इधर, ये एंथर फ्लावर के अंदर है, बाहर नहीं निकला है। दूसरा फ्लावर, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज एंथर, दिस इज कैलिक्स, कोरोला, कैलिक्स, थैलेमस एंड पेडिस। क्या फर्क है दोनों में? देखो इसका एंथर कितना बाहर की तरफ निकले वाला है, जबकि इसका एंथर अंदर बैठा है। एंथर्स आर इंसर्टेड, अंदर की तरफ भी छुपा वाले एंथर, दिस इज कॉल्ड इंसर्टेड एंथर, एंड दिस एंथर विच इज आउटसाइड, कमिंग आउट, फ्लावर से बाहर निकल रहा है, सो इट इज कॉल्ड एक्सर्टेड एंथर। इंसर्टेड का अपोजिट एक्सर्टेड, इंसर्टेड एक्सर्टेड। ओके, सो एक्सर्टेड, इंसर्ट, एक्सर्ट। ओके, सो ये फ्लावर इंसर्टेड है, ये एक्सर्ट, लेकिन यहाँ पे फ्लावर्स कैसे एक्सर्टेड फ्लावर्स है, बाहर की तरफ एंथर निकला रहे, जल्दी बर्स्ट होंगे, जल्दी से हवा के साथ उनके पोलन ग्रेन्स निकल। इंसर्टेड रहेंगे तो क्या होंगे, यहीं पे बर्स्ट होंगे और यही का यहीं पे पॉलिनेशन, ये सेल्फ पॉलिनेशन कर देंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, एक्सर्टेड एंथर्स रहेंगे, एक्सर्टेड एंथर्स विल हेल्प इन रिलीजिंग द पोलन्स आउटसाइड दैट फ्लावर, सो दैट क्रॉस पॉलिनेशन इज फेवर्ड। ओके, तो ये एक यहाँ पे खास चीज दिखाई दे। इस तरीके से लार्ज और खास एक बात, मेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर देन फीमेल फ्लावर्स, मेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर देन फीमेल फ्लावर्स। ये एक इंपॉर्टेंट चेंज रहेगा, क्योंकि मेल फ्लावर ज्यादा ही रहेंगे, पोलन ग्रेन्स ज्यादा ही लगने वाले। हाँ, फीमेल फ्लावर कम रहेंगे, एक दो ही रहेंगे, इधर एक बहुत हो गया, दो तीन, इस तरीके। अभी तो नई नई वैरायटीज आ रही है, मल्टीपल फीमेल फ्लावर्स भी रहे, लेकिन नेचुरली फीमेल फ्लावर्स आर लेस देन मेल फ्लावर्स बिकॉज वी हैव टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स फॉर पॉलिनेशन। Such type of pollination is favored in various grasses like your maize, jowar and other cereals and millets, bajra etc. इनमें हमको ये खास तरीके का दिखाई देगा। It is called anemophily and the plant which is pollinated by air is known as anemophilous plant. That flower is known as anemophilous flower. Okay, clear? अब इसके बाद हम अगला देखते हैं, थोड़ा सा सेकेंड वाला, your hydrophyll। अच्छे से पूरे ये अडेप्टेशंस देख लो, विल सी दी नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज हाइड्रोफिली। अब हम दूसरा अबायोटिक एजेंट देख रहे हैं, वाटर दैट हेल्प्स इन पॉलिनेशन। पहली बात तो देयर आर वेरी फ्यू एंजियोस्पर्मिक स्पीशीज दैट आर हाइड्रोफाइट्स, दे ग्रो इन वाटर एंड दे आर पॉलिनेटेड बाय वाटर। तो अबाउट देयर आर ओनली अबाउट 30 genera or genus of angiosperms that are pollinated by water, which include very common examples are Vallisneria,
जूस्टेरा एंड सेराटोफाइलम। हम वो तीनों एग्जांपल्स ही डिटेल में डिस्कस करने वाले। सो वेलिस्नेरिया, जूस्टेरा एंड सेराटोफाइलम, दीज आर द थ्री मोस्ट कॉमन। हाइड्रीला इज आल्सो वन प्लांट व्हिच इज पॉलिनेटेड बाय वाटर। अब ये कुछ मैं ऐसे इसके दो टाइप्स भी बनने वाले। हाइड्रोफिली के दो टाइप्स है। हाइड्रोफिली इज द पॉलिनेशन बाय वाटर। If the pollination takes place above the surface of water, it is called epihaidrophily। पानी का जो सरफेस रहेगा, जो कोई भी वाटर बॉडी है, सो उसमें अगर पानी के ऊपर, these are the two possibilities, ये जमीन है, पानी के नीचे के बेड है, यहाँ पे फिर वो रूटेड रहेगा प्लांट, ठीक है। और ये दूसरा एक पॉसिबिलिटी इस तरीके से रहेंगी, वो प्लांट बहुत लंबा रहेगा, इस तरीके से ऊपर तक आएगा, ये छोटा सा प्लांट नीचे रहेगा। सो दो पॉसिबिलिटीज क्या बनेंगी, पॉलिनेशन यही का यही नीचे का नीचे ही हो जाएगा। पानी का ये जो सरफेस है, दिस इज वाटर। सो इफ द वाटर if the pollination is taking place below the surface of water, यही पे नीचे हो रहा है पानी के अंदर, it is called hypohydrophily। It is called hypohydrophily। Hypo means below the water surface। And if the pollination is taking place here, यहाँ पे फीमेल फ्लावर ऊपर तक आए वाला रहेगा, मेल फ्लावर्स इधर आए वाले रहेंगे, यहाँ पे पॉलिनेशन होगा ऊपर, इट इज कॉल्ड epihaidrophily। EP means above the surface of water। If the pollination takes place below the water surface, hypohydrophily। Pollination above the water surface, epihaidrophily। Both are the types of hydrophily। ठीक है, ये दो टाइप्स हम देखने के पहले कुछ कॉमन एडेप्टेशंस रहते हैं, चाहे वो ये वाला प्लांट हो या ये वाला प्लांट, दोनों में कुछ कॉमन चेंजेस हमको दिखाई देते, कॉमन एडेप्टेशन है फॉर हाइड्रोफिली। पानी में रहने के लिए उनको खुद में कुछ खास बदलाव करने पड़ते, चाहे पॉलिनेशन ऊपर हो या नीचे हो। ओके, सो दैट कॉमन एडेप्टेशंस फॉर हाइड्रोफिली आर, फ्लावर्स आर वेरी स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस, नेक्टरलेस, फ्रेग्रेंसलेस। पानी को क्या जरूरत है नेक्टर की, क्या जरूरत है कोई फ्रेग्रेंस की, वापस एयर जैसी बात होगी, बिकॉज इट इज अबायोटिक फैक्टर। ना नेक्टर समझता है इसको, ना कुछ कोई तरीके की फ्रेग्रेंस यहाँ पे काम आएंगे। सो इट इज नेक्टरलेस, फ्रेग्रेंसलेस। क्या दूसरे स्मॉल रहेंगे, इनकॉन्स्पिक्यूअस, दिखने के भी कोई इतने भारी नहीं रहेंगे, खास नहीं रहेंगे, सो नॉट अट्रैक्टिव, सो अट्रैक्टिव, दे आर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस। दूसरी बात यहाँ पे रहेंगी, द फ्लोरल पार्ट्स आर कवर्ड, दे आर हैविंग वेरी स्पेशल फीचर दैट दे आर अनवेटेबल। दे आर अनवेटेबल। अनवेटेबल मतलब जल्दी से गीले नहीं होंगे, क्योंकि पानी में रहना है, सर्वाइव करना है, तो सड़ेंगे नहीं, तो पानी में पड़े पड़े, तो सड़ना नहीं, खराब नहीं होना, गीले नहीं होना, इसके लिए अनवेटेबल। एंड फॉर दैट दे आर कवर्ड विद द म्यूसिलेजिनस कोट। म्यूसिलेजिनस कोट, एक चिपचिप ऐसा कोट रहेगा म्यूसिलेज जैसा, सो दैट विल बी म्यूसिलेजिनस कोट एंड दैट विल हेल्प इन इट मेकिंग इट अनवेटेबल। उससे जल्दी खराब नहीं होंगे, गीले नहीं होंगे। तीसरी बात, इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पोलन ग्रेन्स बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पोलन ग्रेन्स, व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी? कोई भी चीज की अपनी खुद का एक स्पेसिफिक ग्रेविटी रहता है, तुमने फिजिक्स में देखा होगा। तो कोई भी चीज जब पानी में, फॉर एग्जांपल मैं आपको बेस्ट एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल जो हम यूज करते हैं, अब पानी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी, कोई भी चीज को पानी में अगर आपने डाले, इफ दिस इज वाटर, अगर मैं इसके अंदर लकड़ी डाल दूंगा, वुड, अ पीस ऑफ वुड, तो क्या होगा, दैट वुड विल फ्लोट, इट विल नॉट सिंक। लेकिन उसी लकड़ी के बदले अगर मैंने उतने ही साइज का एक कोई मेटालिक पीस उसमें डाल दिया, तो आयरन का कोई ब्लॉक डाल दिया, तो दैट आयरन ब्लॉक विल डेफिनेटली सिंक डाउन। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है, इसका मास, वॉल्यूम, व्हाटएवर भी दी फिजिकल एंटिटीज आर देयर, सो दैट आर मोर एज कंपेयर्ड टू द वुड। तो जिसकी वजह से या तो दो चीजें पॉसिबल है, एक चीज ये पॉसिबल है कि कोई भी चीज पानी में या तो डूब जाएंगी या पानी पर तैर जाएंगी, आइदर इट विल सिंक और इट विल फ्लोट, बराबर। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी रहती, वो पानी के अंदर यहां तक जाएंगी, फिर तुमने धक्का मार दिया तो पानी के साथ यहाँ पे जाएंगी, ऊपर मारा तो वहां पर आएंगी, मतलब पानी के उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है पानी के बराबर रहेगी। जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से ज्यादा है वो डूब जाते, जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से कम है वो ऊपर आ जाते। अरे बराबर है क्या? एयर की स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से कम है, तो एयर बबल्स कभी भी नीचे नहीं रहते, ऊपर आ जाते, राइट। कुछ ऑयल्स ऐसे रहते जो पानी के ऊपर ही तैरते, करेक्ट। कुछ चीजें ऐसी रहती जो पानी में अंदर डूब जाती, क्योंकि उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से ज्यादा। लेकिन किसी की पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.00 लिया ली, सो किसी की पानी चीजों की किसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी के बराबर रहती,
वाटर के इक्वल रहती, दैट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 1। सो वो चीज ना पानी में डूबती ना पानी में तैर ऊपर फ्लोट होती, जहां है वही पड़े रहती, इधर पड़े रहेंगे इधर पड़े रहेंगे, क्योंकि उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर जितनी ही है। तो पोलन ग्रेन्स की यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी खास है। हमें पोलन ग्रेन्स को क्या करना है, स्टिग्मा तक पहुंचाना। इमेजिन करो पोलन ग्रेन्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा कम है, तो क्या होगा, कम है तो हमेशा पोलन ग्रेन्स ऊपर ही आ जाएंगे, जैसे नीचे बस्ट होंगे तो हमेशा तैर के ऊपर आ जाएंगे। इमेजिन करो पोलन ग्रेन्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, पानी से ज्यादा है, तो ऐसे टाइम पे पोलन ग्रेन्स नीचे डूब जाएंगे, तल को बैठ जाएंगे, जाके नीचे बेस पे जाकर बैठ जाएंगे, तो वो स्टिग्मा तक ही नहीं पहुंच पाए। तो इसके लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी फिर डिपेंड करता कि कौन से टाइप का पॉलिनेशन है, कितनी होनी चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो पोलन ग्रेन्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी डिसाइड करने के लिए पोलन ग्रेन्स में स्टार्च कितना है, उसमें स्टार्च के ग्रेन्स कितने तैयार हो रहे, दाने कितने तैयार हो रहे, उस हिसाब से उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी डिसाइड होगी। आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पोलन ग्रेन्स इन हाइड्रोफिलस प्लांट इज डिसाइडेड बाय, it is controlled by the formation of one or more starch grains in that pollen grain। इसमें स्टार्च कितना बना, स्टार्च बहुत ज्यादा बन गया तो वजनदार हो जाएगा, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी। स्टार्च कम बना तो पोलन ग्रेन हल्का हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। सो डिपेंड करता है, इट इज द factor that controls the specific gravity of pollen grain is the amount of starch grain in that pollen grain। ओके, सो स्पेसिफिक ग्रेविटीज ऑफ पोलन क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आ रहा, क्योंकि पोलन ग्रेन्स तैरना चाहिए या डूबना चाहिए या वहीं पे पड़े रहने चाहिए, तो इसके लिए पोलन ग्रेन की स्पेसिफिक ग्रेविटी हम मैटर करेंगे। ओके, देन स्टिग्मास आर जनरली लॉन्ग कॉइल्ड और समटाइम्स दे आर वेरी कॉइल लाइक स्ट्रक्चर्स आर देयर एंड दे हैव स्टिकी स्टिग्मास आर देयर, सो दे आर लॉन्ग एंड स्टिकी। ठीक है, ये खास एडेप्टेशन, क्योंकि पोलन ग्रेन्स को आके चिटक जाना और पानी से छूट कर नहीं जाना, generally they are sticky। Okay, then small flowers and inconspicuous flowers, these are the common adaptations for hydrophilous flowers। Okay, अब इसमें जो दो टाइप्स है, हाइपोहाइड्रोफिलिया एंड इपीहाइड्रोफिल, एक एक को देखते हैं। तो मैं इनके जो कुछ थोड़े से चेंजेस है वो आपको, these are common for both, these are common for both types। अब हम एक एक टाइप देखते हैं। द फर्स्ट टाइप मैं कंपैरेटिव ही बताने वाला हूं तुम लोगों को, द इपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली। सो पहले हम देख लेते इपीहाइड्रोफिली, इपीहाइड्रोफिली। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, और व्हाट इज हाइपोहाइड्रोफिली, हम कंपैरेटिव देख लेंगे, इपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली। व्हाट इज इपीहाइड्रोफिली, डेफिनेशन क्या बनेगी, द पॉलिनेशन above the surface of water is known as epihaidrophily, pollination below the surface of water is known as hypohydrophily। above the water surface, below the water surface, below the water surface। clear, first definition। इसका एग्जांपल है वैलिस्नेरिया, हाइड्रिला, these are the common examples, Vallisneria। okay, and here the most common example is Zoostera, it is commonly called seagrass, and the second example is Ceratophyllum, Ceratophyllum। so these are the two common examples of epihaidrophilia and hypoid। दोनों एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, बहुत यूनिक क्लासिकल एग्जाम्पल्स है, टिपिकल एग्जाम्पल्स है। इनके एमसीक्यू डायरेक्ट मिलेंगे आपको, ज़ूस्टेरा इज पॉलिनेटेड बाय वाटर, या फिर ज़ूस्टेरा शोज डैश डैश पॉलिनेशन, इपीहाइड्रोफिलस पॉलिनेशन, हाइपोहाइड्रोफिलस पॉलिनेशन, ऑर्निथोफिलस, एनिमोफिलस, कुछ भी डाल। तो दो एग्जांपल इधर के, एक एग्जांपल इधर का, टच मार के रखने का। ओके, नाउ वैलिस्नेरिया में कैसे होता है देखो, हम डायग्राम पे से समझ में आएंगे, डायग्राम का एनसीईआरटी में दी हुई है नेक्स्ट पेज पर, वाटर पॉलिनेटेड प्लांट। तो हाइड्रोफिलस वैलिस्नेरिया में क्या होता है देखो, मैं पहले डायग्राम में बता रहा, फिर पॉइंट्स अपन नोट कर लेंगे उसके। अब जो प्लांट रहेगा उसके प्लांट के, पहली बात तो प्लांट इट इज अ डायोशियस प्लांट। व्हाट डू यू मीन बाय डायोशियस प्लांट, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स रहेंगे इसके, प्लस मेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन मेल बॉडी, फीमेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन फीमेल प्लांट बॉडी। मेल फ्लावर्स के लिए मेल प्लांट अलग रहेगा, ठीक है, इसके मेल फ्लावर्स इधर आएंगे और फीमेल फ्लावर जो रहेगा वो अलग जगह पे आएंगे।
So this is female plant, this is male plant. तो जब मेल और फीमेल प्लांट्स अलग अलग रहते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, डायोशियस ऑर्गेनिज्म. सो इट इज आल्सो डायोशियस प्लांट. तो इसके मेल फ्लावर्स देखो नीचे आते हैं इधर इस तरीके से. एक मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं इधर मेल फ्लावर्स. ओके, मेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड at base. Male flowers are produced at base of male plant. Female flowers, they have long pedicel. They have very long pedicel. What is pedicel? This is the surface of water. अपन कौन सा टाइप देख रहे हैं, ईपी. तो अपने को पानी के ऊपर पॉलिनेशन करने. So they have long pedicel. This is the pedicel. What is pedicel? Pedicel is the stalk of flower. Pedicel is the stalk of flower. It is long and coiled. Long and coiled. This is long and coiled pedicel. Long coiled pedicel. Pedicel is the stalk of flower. फूल की जो काड़ी रहेंगी, ये काड़ी है फूल की, इसके ऊपर फिर इधर रहेंगे उसको कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. तो एंड्रोशियम नहीं रहेगा यहाँ पे, गाइनोशियम रहेगा. गाइनोशियम मतलब डायरेक्टली स्टिग्मा, सॉरी स्टाइल, और ये स्टिग्मा, उसकी कोरोला. बाजू वाला छोड़ दो इसको इधर, ये उसका कोरोला, ये उसकी स्टाइल, ये स्टिग्मा. अरे क्या है, समझ रहा है क्या? दिस इज स्टिग्मा, कोरोला. ओके, दिस इज द पेडिसेल, कॉइल्ड पेडिसेल. very unique feature of this flower, long coiled pedicel with such flower, female flower. ओके, अब हमको क्या करने का, पोलन ग्रेन्स तो नीचे बने और मेल फीमेल फ्लावर तो ऊपर है. तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, व्हेन दिस मेल फ्लावर्स आर मैच्योर, व्हेन दे मैच्योर, सो दैट मेल फ्लावर्स आर रिलीज्ड, दे आर रिलीज, यहां से टूट जाते हैं एंड दे फ्लोट अपवर्ड्स, वो ऊपर तैर के आ जाते हैं. अब ऊपर तैर के आ रहे मतलब उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है क्या ज्यादा है पानी से? उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से कम है, जिसकी वजह से वो फ्लोट हो रहा है और ऊपर आ जाता है. तो सिंक हो जाते थे, डूब जाते थे, ज्यादा रहती थी. तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा कम हो जाने से दैट मेल फ्लावर्स विल कम अबव. अपन उसको अलग से ड्रॉ करेंगे इस तरीके, वो ऊपर आ गया. ओके, ऊपर आने के बाद में जो एंथर है, सो दैट एंथर विल बी हियर. This is the anther, this is the anther. Okay, for example, that anther will burst here, it will come in contact with this stigma, it will touch this stigma and it will pollinate the stigma. It will simply pollinate the stigma. और who can pollination? Above the surface of water. Male flower नीचे बनेंगे लेकिन बाद में टूट के ऊपर आ जाएंगे. They will float above and they will pollinate the stigma after coming in contact with the floating male flower. अब ये कॉइल रहने से फायदा क्या होगा, वाटर करंट्स के साथ इधर उधर मूव हो सकता. तो ज्यादा से ज्यादा एरिया कैप्चर करेगा, ज्यादा से ज्यादा मेल फ्लावर्स के कांटेक्ट में आने की कोशिश होंगी यहाँ पे. तो बहुत सारे मेल फ्लावर्स यहाँ पे फ्लोट होते हैं, तुमको दिखाई देंगे. फिर इधर एक मेल फ्लावर, इधर एक मेल फ्लावर, ठीक है, और एक फीमेल फ्लावर उसके आजू बाजू इधर है. सो सच पॉलिनेशन इज नोन एज इपीहाइड्रोफिली. इपीहाइड्रोफिली क्योंकि वाटर सरफेस के अबव पॉलिनेशन. क्या क्या चेंजेस करे ध्यान में आया? मेल फ्लावर में चेंजेस क्या है, फीमेल फ्लावर में चेंजेस क्या है? पोलन ग्रेन्स लाइट वेट है, राउंड है, वो बाकी चीजें कॉमन रहेंगी. इसमें भी वैसे रहेगा. बस मेजर चेंजेस क्या है यहाँ पे, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन डिफरेंट प्लांट. दैट इज द प्लांट बॉडी इज अ डायोशियस प्लांट बॉडी. That is, male plant flowers are produced at the base. When they mature, they are released and they float above the water surface. The female flower is having long coiled pedicel. With the help of that coiled pedicel, it can capture more pollens and cover more area with water currents. Then female flower will come in contact with the male flower anther and it will get pollinated. This is in Vallisneria epihydrophile. ऐसा ही रहेगा दूसरा ज़ूस्टेरा में. सो ज़ूस्टेरा में क्या चेंजेस रहेंगे, सो दैट ज़ूस्टेरा विल हैव, उसमें कुछ ज्यादा इतना टेंशन नहीं है, उसके फ्लावर्स नीचे ही रहेंगे. ये प्लांट बॉडी, ये पत्ती है उसकी. ओके, अब इसके ऊपर जो मेल फ्लावर है, सो मेल फ्लावर विल प्रोड्यूस रिबन लाइक मेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड. कैसे मेल फ्लावर्स? एंथर्स आर रिबन लाइक. एंथर और पोलन ग्रेन्स ribbon like. Ribbon like pollen grains are produced.
प्लस स्टिग्मास, ये फ्लावर मेल फीमेल फ्लावर, उसकी स्टाइल, एंड दिस इज स्टिग्मा. ओके, इट इज वेरी स्टिकी. Stigma is sticky. Anthers are ribbon-like. Anthers ribbon-like. Okay. Then, what about pollen grains? Pollen grains have specific gravity equal to that of water. Pollen grains have specific gravity equal to that of water. मतलब क्या? अब ये जो रिबन लाइक एंथर्स है, जब ये बर्स्ट होंगे तो इनमें से जो पोलन ग्रेन्स निकलेंगे उनकी स्पेसिफिक, पोलन ग्रेन्स आर नॉर्मली राउंड इन शेप. ओके, प्लस पोलन ग्रेन्स आर विदाउट एक्साइन. पोलन ग्रेन्स आर विदाउट एक्साइन. उनको एक्साइन की कवरिंग नहीं रहेगी, स्पोरो पोलन इनकी कवरिंग नहीं रहेगी, क्योंकि वो कब ब्रेक होंगी, उसमें से कब पोलन ट्यूब निकलेगा, तो उतना टाइम बचाने के लिए उन्होंने एक्साइन को रिमूव कर दिए. एंड दे आर विदाउट एक्साइन. दैट पोलन ग्रेन इज हैविंग अ स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू दैट ऑफ वाटर. अब यहाँ पे जब स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर जितनी हो जाएंगी तो उससे क्या होगा, पोलन ग्रेन ना पानी के अंदर डूबेगा ना पानी के ऊपर फ्लोट होगा, वो जहां है वहीं पे पड़ा रहेगा. वाटर करंट ऊपर गया तो वाटर करंट के साथ में ऊपर जाएगा, वाटर करंट नीचे आए तो नीचे आएगा, पानी के अंदर घूमते रहेगा, बस जहां है वहीं पे पड़ेगा, ना डूबेगा ना ऊपर. डूब भी गया तो वापस पानी के साथ ऊपर आएगा उड़ के तैर के. ओके, और ऊपर आ गया एकदम तो वहां से वापस नीचे आएंगे. मीन्स इट कैन सिंपली मूव इनसाइड द वाटर बिकॉज इट हैज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी सिमिलर टू दैट ऑफ वाटर. तो ये पोलन ग्रेन्स यहीं पे घूमते रहेंगे, इधर से फिरते रहेंगे. व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट with this stigma, so stigma will simply capture it and it gets pollinated. वहां पे उसका आगे pollination हो जाएगा, आगे उसकी जर्मिनेशन होके पोलन ट्यूब बन जाएंगी, बाकी की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी. सो यहाँ पे बस मेजर चेंजेस ये है कि एंथर इज रिबन लाइक, स्टिग्मा इज स्टिकी, पोलन ग्रेन्स हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू दैट ऑफ वाटर, एंड पोलन ग्रेन्स आर स्पेशल, दे आर विदाउट एक्साइन. This kind of pollination is seen in Zoostera. It occurs below the water surface, so it is called hypohydrophily. It is also found in Ceratophyllum, a plant which is also a hydrophytic angiosperm. पानी के अंदर ही जाता, तो पानी के नीचे जो pollination हो जाता है, इसके लिए it is hypohydrophily. दो एग्जाम्पल, Zoostera and Ceratophyllum. So these are the two types of hydrophilous plants, hydrophily, epihydrophily, hypohydrophily. और दोनों जो अबायोटिक फैक्टर्स है किस तरीके से मदद करते हैं हमने ये देखा. अब इसके बाद कुछ बायोटिक फैक्टर्स है, वो कैसे पॉलिनेशन करते हैं, वी विल सी इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर.